हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव पहल। आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ रतन टाटा की जीवन यात्रा। रतन टाटा का नाम सुनते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो सादगी, विनम्रता और नेतृत्व का प्रतीक है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने आदर्शों और नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका पालन पोषण एक अमीर पारसी परिवार में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश सामान्य बच्चों की तरह ही हुई। उनके माता पिता के बीच उनके बचपन में ही तलाक हो गया था और रतन टाटा की देखभाल उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय था जब उन्होंने समझा कि संघर्ष ही जीवन की सच्ची पहचान है। रतन टाटा ने अपने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने टाटा समूह के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले ने न केवल उनकी ज़िंदगी बल्कि भारत की औद्योगिक दिशा को भी बदल दिया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने कंपनी के निचले स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे सीखा कि व्यवसाय कैसे चलता है। टाटा समूह का संचालन उस समय जे.आर.डी. टाटा के हाथों में था, जिन्होंने रतन टाटा में न केवल एक उत्तरदायी देखा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति देखा जो उनके आदर्शों को आगे ले जाएगा। 1971 में रतन टाटा को टाटा समूह की संघर्षरत कंपनी नेल्को का प्रभार सौंपा गया। नेल्को की हालत उस समय बहुत ख़राब थी, लेकिन रतन टाटा ने उसे खड़ा करने की पूरी कोशिश की। भले ही नेल्को सफल नहीं हो पाई, लेकिन रतन टाटा ने इससे महत्वपूर्ण सीख हासिल की। उन्होंने सीखा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए धैर्य और दूरदृष्टि की ज़रूरत होती है। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो कई लोगों ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाए। उस समय टाटा समूह 100 से ज़्यादा कंपनियों का समूह था, लेकिन कई कंपनियां संघर्ष कर रही थीं। रतन टाटा ने साहसिक कदम उठाए, जैसे कि टाटा टेली सर्विसेज, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में सुधार। टाटा इंडिका की कहानी भी इसी समय की है, जब रतन टाटा ने भारत में एक स्वदेशी कार लॉन्च करने की योजना बनाई, तो उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। टाटा इंडिका को शुरुआती असफलताओं के बाद भारी सफलता मिली और ये कार भारतीय उद्योग में क्रांति का प्रतीक बन गई। रतन टाटा की एक और महान सोच थी, जो भारत के साधारण लोगों के लिए एक कार लॉन्च करना थी। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाई, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। इस विचार का जन्म तब हुआ जब रतन टाटा ने एक परिवार को स्कूटर पर सफ़र करते हुए देखा, जो उनके लिए बेहद असुरक्षित था। उन्होंने सोचा कि ऐसे परिवारों के पास भी अपनी कार होनी चाहिए। हालांकि नैनो को व्यावसायिक रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा का उद्देश्य साफ था। वह भारतीय जनता के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उन्हें सुरक्षित और सुलभ परिवहन दे सके। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी थे। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा,
स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए अनगिनत काम किए। उनका मानना था कि कोई भी व्यवसाय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह समाज के लिए हित में ना हो। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरस, जगुआर लैंड रोवर और टीटेलीज जैसी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन रतन टाटा ने कभी इस सफलता का घमंड नहीं किया। वे हमेशा विनम्र और सादगीपूर्ण रहे। रतन टाटा की कहानी एक प्रेरणा है कि सफलता सिर्फ धन या शक्ति से नहीं आती, बल्कि सच्चे नैतिक मूल्यों और समाज की भलाई के लिए समर्पण से आती है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता वह होती है जो दूसरों की ज़िंदगी में सुधार लाए। जब रतन टाटा किसी भी मुद्दे पर बात करते, लोग उन्हें ध्यान से सुनते, क्योंकि वे जानते थे कि यह व्यक्ति सिर्फ उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। रतन टाटा की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता का मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन यदि हमारे इरादे नेक हैं तो हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। यह कहानी उनके आदर्शों और संघर्षों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह हमें जीवन में साहस और समर्पण के महत्व को समझाने के लिए काफ़ी है।